बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर 2 शुरू कर रखा है और चैप्टर 2 के अंदर भी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रागण। प्रागण क्या था, हमने बात ये की थी कि जो प्रागण की क्रिया के अंदर जो पराग कण हैं वो पराग कोश से मुक्त होकर किसी न किसी माध्यम के थ्रू उसी पुष्प की या अलग पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? वर्तिकाग्र तक जाते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ये बात हुई थी ना हमारी, वो क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब वर्तिकाग्र पर जैसे ही पराग कण पहुँचते हैं तो पराग कण को वर्तिकाग्र स्वीकार करती है या नहीं, ये भी तो देखना जरूरी है कि जो पराग कण पहुँचे हैं उन पराग कणों को वर्तिकाग्र स्वीकार करेगी या नहीं। तो उसी से संबंधित आज का जो हमारा टॉपिक है, पराग कण अंडक पारस्परिक क्रिया। टॉपिक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। आई होप, मैं तो उम्मीद यही करूँगी कि तुम लोग ये नाम ज़्यादा याद रखो, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। नहीं होता तो हिंदी का नाम भी है पराग कण अंडक पारस्परिक क्रिया, लेकिन ये बोलने में लंबा पड़ता है। ये बोल के देखो, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। अब क्या है पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन की क्या कहानी है, वो हम आज स्टडी करेंगे और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। सुनो तो पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, आराम से पूरा डायग्राम बना करके बात बताऊंगी। पॉलिनेशन तो करवा ही दिया, अरे बात समझ में आ गई ना। पॉलिनेशन तो हो ही गया, पॉलिनेशन यानी वर्तिकाग्र तक पोलेन ग्रेन चले गए। अब वर्तिकाग्र है, उन पोलेन ग्रेन को स्वीकार करती है या नहीं करती। अगर पोलेन ग्रेन को स्वीकार किया जाता है, अगर पोलेन ग्रेन उसी जाति के हैं, समान प्रजाति के पोलेन ग्रेन का वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद में समान जाति के पोलेन ग्रेन जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र एक विशेष वातावरण प्रदान करवाती है। एक विशेष वातावरण प्रदान करो पोलेन ग्रेन को या पराग कणों को एक विशेष वातावरण प्रदान करवाएगी। उस वातावरण के दौरान अगर समान प्रजाति के पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो वर्तिकाग्र उनको एक तो स्थान प्रदान करवाएगी पराग नलिका बनने के लिए, और साथ ही साथ में वातावरण भी प्रदान करवाएगी ताकि पराग कण से पराग नलिका का निर्माण हो सके। तो समान जाति के पराग कण जब वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वर्तिकाग्र उन्हें एक वातावरण प्रदान करवाती है, स्थान प्रदान करवाती है, जिससे पराग कणों के अंदर पोषण पदार्थ, जल व कैल्शियम आयन प्रवेश करते हैं। जैसे ही पराग कणों में जल कैल्शियम आयन प्रवेश करते हैं, पराग कण फूलने लगते हैं। पराग कणों के फूलने से जो अंतःचोल है, अंतःचोल जनन छिद्र के माध्यम से बाहर की तरफ वृद्धि करता है, जिससे ठीक है, और वृद्धि करने में कौन सहायता कर रही है? कायिक कोशिका। आप ये कह दो, कायिक कोशिका जो है
वह उसका अंतःचोल जनन छिद्र के माध्यम से बाहर की तरफ वृद्धि करता है, तो कायिक कोशिकाओं के द्वारा एक नलिका का निर्माण होता है। उस नलिका को प्राग नलिका कहते हैं। प्राग नलिका कहते, अर्थात जो वर्तिकाग्र है वो प्राग कणों के अंकुरित होने के लिए स्थान प्रदान करवाती है। प्राग कणों के अंकुरित होने के लिए वर्तिकाग्र स्थान प्रदान करवाती है, जिससे प्राग नलिका का विकास होता है। और ये जो प्राग नलिका बनने के बाद में जो जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो प्राग नलिका में प्रवेश करता है और प्रवेश करके समसूत्री विभाजन के दौरान दो नर युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक का निर्माण होने के बाद में ये जो प्राग नलिका है ये वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करती है ना। वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करती है, क्योंकि अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है अंडाशय में। तो फिर ये वर्तिकाग्र से वर्तिका, और वर्तिका से कहाँ जाती है? अंडाशय में जाती है। और अंडाशय के अंदर भी, अंडाशय से ये बीजांड में प्रवेश करेगी। अंडाशय से यह बीजांड में प्रवेश करेगी। सुनाई दे रही है ना? अंडाशय से बीजांड में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। अब ये जगह देखो, ये हो गई आंतरिक अध्यावरण, ये हो गया बाह्य अध्यावरण, और जहाँ अध्यावरण नहीं है उस जगह को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। तो प्राग नलिका वर्तिका से अंडाशय और अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड द्वार के द्वारा लगभग में किसके द्वारा? बीजांड द्वार के द्वारा अंडाशय कहाँ प्रवेश करती है? बीजांड में प्रवेश करती है। तो सुनो मेरी बात, प्राग कण का कहाँ तक आना? वर्तिकाग्र तक आना। वर्तिकाग्र का समान जाति के प्राग कणों का स्वीकार करना। स्वीकार करने के बाद में उन्हें विशेष स्थान प्रदान करना, जिससे प्राग नलिका का निर्माण हो जाए। प्राग नलिका का निर्माण किससे होता है? कायिक कोशिका से होता है। फिर प्राग नलिका में जनन केंद्रक के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, और ये जो नर युग्मक है वो वर्तिकाग्र से अंडाशय, और अंडाशय से कहाँ जाता है? बीजांड में जाता है। तो प्राग कणों का अंकुरण होना और अंकुरण के बाद में प्राग नलिका का बीजांड तक जाना क्या कहलाता है? प्राग कण अंडप पारस्परिक क्रिया कहलाता है। प्राग कण अंडप पारस्परिक क्रिया कहलाता है। वर्तिकाग्र समान जाति के प्राग कणों को स्वीकार करती है। जब समान जाति के प्राग कण होंगे, वर्तिकाग्र समान जाति के प्राग कणों को स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद में उन्हें स्थान प्रदान करवाती है प्राग नलिका बनने के लिए। प्राग नलिका बनने के लिए उन्हें स्थान प्रदान करवाती है। अब ये प्राग नलिका कैसे बनेगी? सुनो तो, प्राग नलिका ये जैसे मान लो प्राग कण के अंदर एक कायिक कोशिका है और एक जनन कोशिका वाला भाग है। ये हो गया अंतःचोर और ये हो गया बाह्य चोर। द्विकोशिकीय अवस्था होती है ना, जब
परागकण किससे बाहर निकलते हैं? जब परागकण परागकोश से बाहर निकले थे तो कौन सी अवस्था में बाहर निकले थे? द्विकोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं। और बनाती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ ना, ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ बना देखो अच्छे से। मैं ये परागकण बना रही हूँ, अंतःचोल, बाह्य चोल, और जो बाह्य चोल है उसके ऊपर है स्पोरोपोलेनिन। ये लो, ये बाह्य चोल। जो अंदर की तरफ दो कोशिका है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, यही अवस्था यानी द्विकोशिकीय अवस्था का परागकण है और ये परागकोश से मुक्त हो गया। 60% तो इतना ही होता है ना। कई बार मैंने आपको बात बताई भी थी कि 40% पुष्पीय पादपों में क्या होता है कि ये जो जनन केंद्रक है, ये जो जनन केंद्रक है, ये परागकोश में ही नर युग्मक का निर्माण कर लेता है। परागकोश में ही नर युग्मक का निर्माण कर लेता है, तो उसे त्रिकोशिकीय अवस्था कहते हैं। लेकिन पराग नलिका तो कहाँ बनेगी? वो तो स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर आके ही बनेगी। ये बात ध्यान में रखना। तो सबसे पहले क्या हुआ, पूरी प्रक्रिया के अंदर ये परागकण मुक्त हो गया। अच्छा, बहुत सारे मुक्त हुए, ठीक है, लेकिन मैंने एक बनाए। ये परागकण मुक्त हो गया और ये परागकण कहाँ पहुंचा? वर्तिकाग्र पर पहुंचा। ठीक है, एक पुष्प के अगर द्विलिंगी है तो एक पुष्प में हो सकता है, एक लिंगी है तो किसी के माध्यम के द्वारा पहुंच गया। अगर ये परागकण एक ही जाति के हैं दोनों, ये परागकण भी मान लो गुड़हल के हैं और ये जो मैंने स्टिग्मा बनाई ये भी गुड़हल की है, या फिर ये भी मटर का है, ये भी मटर का है, एक ही प्रजाति के हैं। तो अगर परागकण एक ही प्रजाति के होंगे तो जो वर्तिकाग्र है, परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर परागकण गिरेंगे, गिरते ही वर्तिकाग्र कुछ आवश्यक चीजें इनको प्रदान करवा देती है। से जल इसके अंदर प्रवेश करता है, कैल्शियम आयन प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने की वजह से जो ये अंतःचोल है, ये अंतःचोल यानी कायिक कोशिका अंतःचोल पे दबाव करती, कायिक कोशिका से अंतःचोल दबाव में आया और दबाव में आने से जनन छिद्र के द्वारा कायिक कोशिका एक नलिका का निर्माण करती है। तो यानी अंतःचोल भी बाह्य वृद्धि हुई। अंतःचोल की बाह्य वृद्धि होने से जो कायिक कोशिका है वो थोड़ी लंबी हो जाती है और लंबी होकर के पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो पराग ये काम कब होगा? जब यहाँ पर वर्तिकाग्र समान जाति के परागकणों को स्वीकार कर लेगी। जैसे ही वर्तिकाग्र समान जाति के परागकणों को स्वीकार करती है, स्वीकार करते ही जल, पोषक पदार्थ ये सब इसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है, अंतःचोल वृद्धि हुई से कायिक कोशिका ने पराग नलिका का निर्माण कर लिया। इसे निर्माण कर लिया, बात समझ में आ गई क्या? इसे साइफोनोगेमी कहते हैं, साइफोनोगेमी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ये सब कब होगा? सुनो, ये सब कब हो रहा है? परागण के बाद में होगा। ठीक है, अब कौन से 60% में द्विकोशिकीय अवस्था ही आ रही है, तो द्विकोशिकीय अवस्था बन गई। फिर ये पराग जो नलिका है, इस पराग नलिका बनने के बाद में जनन केंद्र पराग नलिका में प्रवेश करता है और समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक का निर्माण कर लेता है। जैसे ही दो नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक बन गए और ये पराग नलिका जो है ये कहाँ, किसकी तरफ जा रही है? अंडाशय की तरफ जाएगी। वर्तिकाग्र से ये अंडाशय में जाती है और अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करती है। अब बीजांड में लगभग पुष्पों में ये किसके द्वारा प्रवेश करेगी? ये जो बीजांड छिद्र है ना,
जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियस से होते हुए किसमें प्रवेश कर जाएगी, भ्रूणपोष में प्रवेश कर जाएगी। जो भ्रूणपोष है उसमें बीजांड द्वार की तरफ 2 तो सहायक कोशिका है जिसमें फिलीफॉर्म अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है और एक अंड कोशिका होती है, यही है ना। और ये चेलेजा की तरफ प्रतिमुखी कोशिका और बीच में पोलर न्यूक्लियर ध्रुवीय केंद्रक, यही है ना भ्रूणकोश, कुछ और तो नहीं है भ्रूणकोश। अब सुनो, बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड से भ्रूणकोश में जाएगी। कहाँ से, सहायक कोशिकाओं की जो अंगुली नुमा संरचना है, फिलीफॉर्म जो समूह है, तंतु में जो समूह है, वह प्राग नलिका को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और प्राग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही प्राग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश के अंदर फ्री कर दिए जाते हैं। तो कहाँ से शुरू हुई कहानी, प्रागण के बाद में वर्तिकाग्र अपनी ही जाति के प्राग कणों को पहचान करती है। पहचान करने के बाद में प्राग नलिका का निर्माण होता है। जो प्राग नलिका है वो वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में प्रवेश करती है। तो प्राग नलिका के प्रागण से लेकर के बीजांड में प्रवेश करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रागकण अंडक पारस्परिक क्रिया कहलाती है, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? एक बार डायग्राम देख लो, आई होप मेरे अकॉर्डिंग देखो समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, अगर प्रागकण किसी दूसरी प्रजाति के, तब ये कहानी नहीं होगी, ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे ये बनने से पहले वर्तिका अगर पहचान करती है कि अपनी ही जाति के प्रागकण आए, क्या इसमें कुछ विशेषता पाई जाती है रिकॉग्नाइज करने की कि अपनी ही जाति के प्रागकण, अगर अपनी ही जाति के प्रागकण आए तब तो प्रागकण अंकुरन की कहानी होगी, प्राग नलिका बनेगी। देखो, प्रागकणों का अंकुरित होना, इसका मतलब ये होता है कि इस प्राग नलिका का बनना। और प्राग नलिका कब बनेगी, जब वर्तिकाग्र चाहेगी तभी प्राग नलिका बनेगी, वरना प्राग नलिका नहीं बनेगी। प्राग नलिका एक ही दिशा में गमन करती है, चलानुवर्ती, एक ही दिशा में जा रही है, रासायनिक चलानुवर्ती कह सकते हो आप इसे, ठीक है। अगर अपनी ही जाति के नहीं होंगे तो ये प्रागकण अंडक पारस्परिक क्रिया फैल हो जाएगी। असंगतता जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, असंगतता जिसे कहते हैं। असंगतता किसे कहते हैं, वर्तिकाग्र के द्वारा प्राग कणों को स्वीकार ना करना, या फिर स्वीकार तो कर लिया गया लेकिन प्राग नलिका का निर्माण नहीं हुआ, उसे कहते हैं प्रागण अंडक फैल, असंगतता। ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फटाफट देख लो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं, आपको बता दिया जाएगा। टॉपिक क्या था, प्रागकण अंडक पारस्परिक क्रिया, ये पूरी कहानी। अब एक बात और सुनो, ये क्या बना रखा है मैंने, बीजांड बना रखा है। अब देखो, प्राग नलिका बीजांड में वैसे तो बीजांड द्वार के द्वारा ही प्रवेश करती है। किसके द्वारा, बीजांड द्वार, जिसको माइक्रोपाइल बोलते, ध्यान में रखना। बीजांड द्वार किसके द्वारा प्रवेश करती है, बीजांड द्वार के द्वारा ही प्रवेश करती है। अगर प्राग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कर रही तो इसे प्रोगेमी कहते हैं, या कुछ बुक्स में पोरोगेमी भी लिखा हुआ आता है, बट हो सके तो स्पेलिंग याद कर लेना, प्रोगेमी, ये ज़्यादा सही रहेगा। कई बार क्या होता है कि जो प्राग नलिका है वो कैलेजा से प्रवेश कर जाती है, भाई जैसे यहाँ से ऐसे मुड़ के गई थी ना, इसकी बजाय ये सीधे यहाँ से प्रवेश कर जाए, कैलेजा की तरफ से प्रवेश कर जाए।
तो अगर किसकी तरफ से प्रवेश करे, चेलेजा की तरफ से प्रवेश करे या फिर निभाग की तरफ से प्रवेश करे, तो आप इसे क्या कह दो, चेलेजोगेमी कह दो, निभाग में कह दो, निभाग पथ कह दो। अगर कई बार क्या होता है कि अध्यावरण को तोड़ करके अंदर प्रवेश कर रही है तो अध्यावरणीय पाथवे कह दिया। लेकिन ये हिंदी वाला नाम याद नहीं रखना, इसे क्या कहते हैं, मीसोगेमी कहते हैं। मीसोगेमी कब कहेंगे, जब प्राग नलिका बीजांड में किसके द्वारा प्रवेश करे, अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करे। यहाँ से प्रवेश ना करके, सुनो, यहाँ से प्रवेश ना करके ऐसे प्रवेश कर जाए, ऐसे, तो अध्यावरण को तोड़ करके प्रवेश कर गई ना, तो मीसोगेमी कह दिया। अगर यहाँ से प्रवेश ना करके सीधे सीधे ऐसे प्रवेश कर जाती, सीधे सीधे ये लो ऐसे प्रवेश कर जाती, तो इसे क्या कह देते, चेलेजोगेमी कह देते। ठीक है, क्लियर, एक टॉपिक पूरा हो गया। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना रहे। असंगतता बताई दी कि जो वर्तिकाग्र पर प्राक्कण अंकुरित नहीं होंगे, है। देखो, एक शब्द होता है असंगता। असंगता का मतलब ये होता है कि, असंगता का मतलब ये हुआ कि निषेचन के लिए सभी अनुकूलित परिस्थितियां हैं, निषेचन के लिए सभी अनुकूलित परिस्थितियां, फिर भी निषेचन नहीं हुआ, वो तो कहते हैं असंगता कहते हैं। और पोलेन पिस्टल, असंगता का मतलब क्या हुआ कि वर्तिकाग्र ने प्राग कणों को स्वीकार ही नहीं किया और ना ही प्राग नलिका का निर्माण हुआ, उसे क्या कहते हैं, पोलेन पिस्टल असंगता कहते हैं। प्राग कण अंडक पारस्परिक असंगता कहते हैं। ठीक है, चलो, सेकेंड टॉपिक आज की क्लास का, एक टॉपिक पूरा हुआ। सेकेंड टॉपिक क्या है, संकरण। क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक संकरण पढ़ेंगे अपन। तो संकरण शब्द है कृत्रिम संकरण। संकरण किसे कहते हैं, संकर शब्द सुना है ना, दो अलग अलग प्रजाति के गुणों को मिला करके या दो अलग अलग प्रजातियों के द्वारा एक नई प्रजाति का निर्माण करना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। वो प्रजाति कैसी है, संकर प्रजाति है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने मटर वाली कहानी याद है ना, किसकी थी, मेंडल की। एक हाइट पे लंबा, एक हाइट में छोटा, दो पादप थे। उन दोनों पादप के लक्षणों को मिला करके एक नई जाति बनाई जाती है, नए लक्षणों का निर्माण किया जाता था। अरे 10वीं में किया था ना, कोई ना, फिर करेंगे 5 वाले चैप्टर में। तो अब समझ लो, संकरण आप किसे कहोगे, दो अलग अलग या दो विभिन्न प्रजातियों के द्वारा एक नई प्रजाति का निर्माण करना संकरण कहलाता है। और यह क्रिया कृत्रिम रूप से की जाती है, प्राकृतिक रूप से दो अलग अलग प्रजाति कभी एक नहीं हो सकती। दो अलग अलग प्रजाति कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, मानव मानव को ही आकर्षित करता है, मानव से ही मानव की प्रजाति बनती है। कभी भी मानव से किसी और जीव के साथ में प्रजाति बनते हुए देखा है क्या? नहीं देखा। या फिर आपने ये देखा है कि दो अलग अलग जीवों की जाति है, वो आपस में ही क्या कर रही है, निषेचन की क्रिया कर रही है, प्रजनन की क्रिया कर रही है। कभी देखा है? कभी गाय का भैंस के साथ में प्रजनन देखा है? गाय का बकरी के साथ में प्रजनन देखा है? नहीं। अरे गाय का मतलब उसका मेल और एक का फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, है ना, एक का नर और एक मादा। कभी प्रजनन देखा है? नहीं देखा, नहीं होता ना। लेकिन बात सुनो मेरी, कृत्रिम रूप से, यानी कहाँ, प्रयोगशाला में, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं के अंदर गधा, डोंकी और घोड़ी, है ना, इन दोनों के लक्षण को मिला करके क्या बनाया जाता है, खच्चर पैदा किया जाता है। बोझ ढोने का जो काम करता है खच्चर, लेकिन खच्चर खुद प्रजनन की क्रिया को संपन्न नहीं करता है।
ऐसे नहीं कि वो खुद प्रजनन कर ले, वो खुद कभी प्रजनन की क्रिया को संपन्न नहीं करेगा। तो ये अपने आप थोड़ी ना मिलान हुआ, अपने आप थोड़ा ना निषेचन करे, अपने आप ये थोड़ी ना है कि जो गधा है उसका नर लिया जाता है, जो घोड़ी है आपको पता है ये मादा है, ये तो पहले से। तो इस क्रिया में क्या किया जाता है कि प्रयोगशाला के अंदर जो गधा या जो नर है इससे क्या करते हैं, इसके शुक्राणु ले लेते हैं, है ना। इसके जो शुक्राणु होते हैं किसमें प्रवेश करवा दिए जाते हैं, मादा के गर्भाशय में प्रवेश करवा दिए जाते हैं। और मादा के गर्भाशय में क्या है, अंडक है, और दोनों है ना, तो शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन की क्रिया होती है, युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक नया जीव बनता है। जो नया जीव बनता है वो अब क्या था, खच्चर था। ये कहानी तो जीवों में हो रही है, लेकिन यही कहानी हमें कहाँ करवानी है, हमें पौधों में करवानी है। यही कृत्रिम खबर से भी वो करवाते हैं ना, आपने यहाँ तो आजकल गॉट वगैरह में भी करवाते हैं, बकरी वगैरह के अंदर भी, जैसे क्योंकि गुड वैरायटी बनानी है हमें, अच्छी किस्म की जैसे उपज बनानी है, उसका दूध अच्छा हो, बाल वगैरह सब कुछ अच्छे हो ना, सुंदर हो, तो इसीलिए उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे बकरी है तो बकरी में भी तो अलग अलग प्रजातियाँ आती हैं, तो किसी दूसरी प्रजाति के शुक्राणु को बकरी के गर्भाशय के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। अब उससे जो नई जाति बनेगी वो ज़्यादा मजबूत होगी। ये हुई कि नहीं हुई, सोच लो। खच्चर, गधा इतना वजन नहीं उठा सकता, घोड़ा भी इतना वजन नहीं उठा सकता जितना खच्चर उठा सकता है वजन, लेकिन खच्चर खुद प्रजनन नहीं कर सकता। तो हमेशा ध्यान में रखना, दो अलग अलग लक्षणों को या समान जाति के लक्षण या फिर विभिन्न अलग अलग जाति के लक्षणों को मिला करके एक नई जाति का विकास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और ये क्रिया क्या किसके द्वारा किया जाता है, कृत्रिम रूप से किया जाता है, है ना, कृत्रिम रूप से किया जाता है। अब ये क्यों जरूरत थी, है ना, इसकी क्या जरूरत है कि दो अलग अलग गुणों वाले, दो अलग अलग अच्छे गुणों को मिला करके एक नए गुण का विकास करना, दो अलग अलग प्रजातियों को मिला करके एक नई प्रजाति का विकास करने की जरूरत क्या थी, वो जरूरत ये थी एक तो फसल सुधार में, क्योंकि एक अच्छे गुणों वाले पादप का विकास करने में, अच्छे गुणों वाले फल का विकास करने में, और ऐसे पौधों का जो हर वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर सके, ऐसे पादप बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में कृत्रिम संकरण करवाया जाता है। जैसे आजकल बाजार के अंदर एक फ्रूट आ रहा है, वनस्पति के जैसा है, दिखने में किसके जैसा है, वनस्पति के जैसा, लेकिन खाओगे तो सेब के जैसा सॉफ्ट होता है। तो वो पादप कैसे तैयार किया गया था, वो इसी कृत्रिम संकरण के द्वारा ही तो तैयार किया गया था, इसी के द्वारा ही वो बनाया गया था। तो ऐसे ही संकरण पादप हम बनाएंगे। तो संकरण पादप क्यों बनाए जाते हैं, फसल सुधार करने के लिए, अच्छी गुणों वाले फलों का विकास करने के लिए, जो फसल बनी है वो हर वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करने के लिए, ये सब विशेषता एक पादप में लाने के लिए कृत्रिम संकरण करवाया जाता है। कृत्रिम संकरण करवाने के लिए कुछ पॉइंट्स अपन क्लियर करेंगे, कुछ प्रक्रियाएं करेंगे। उस प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया है विपूषण। विपूषण क्या है, प्रथम प्रक्रिया क्या है हमारी, विपूषण क्या होता है। तो विपूषण क्या है, सुनो, कोई भी द्विलिंगी पादप है उसमें नर और मादा जनांग दोनों है, उस प्रक्रिया में क्या क्या किया जाता है, सुनो, कि ये हो गया, ये लो ऐसे, ठीक है। अभी ये फूल खिला नहीं है, कली है, यानी द्विलिंगी पौधों में जो पुष्प कली है, उस पुष्प कली में पराग कोश को परिपक्व होने से पहले अलग कर दिया जाता है।
पुष्प कलिका में से परागकोश को परिपक्व होने से पहले अलग कर दिया जाता है कि क्रिया विपुषण कहलाती है, जो कृत्रिम संकरण को बढ़ावा देती है। क्योंकि जैसे मान लो हमें एक नई अगर हमने मान लो ये परागकण हम अलग नहीं करेंगे, एक सोचो तो ये परागकण फिर फ्री होकर के इस वर्तिकाग्र पे आके गिर जाएंगे, तो स्वयं निषेचन की क्रिया हो गई। इस पौधे में जो पहले के निषेच गुण थे वही इस अगले वाले पौधे में वैसे के वैसे गुण ही बनेंगे, नया तो कुछ बना ही नहीं भाई, खुद के परागकण खुद तक ही पहुंच गए। तो इस क्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पहले ये जो परागकण हैं, ये जो परागकोश है, इस परागकोश को पुष्प कलिका में से अलग कर लेते हैं। तो खिलने के बाद में अलग करने से क्या फायदा, खिलते तो परागकण किस पे गिर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर गिर ही जाएंगे। जैसे ही इसको परागकोश को अलग किया, विपुषण कहलाया, उसके बाद में जो पूरा संपूर्ण पुष्प है उसको एक थैली के द्वारा या बटर पेपर के द्वारा पैक कर दिया जाता है, एक बटर पेपर के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो पूरे पुष्प को थैली लगाकर बंद करना बैगिंग कहलाता है। विपुषण के बाद में पुष्प को थैली लगा करके बंद कर देना बैगिंग कहलाता है। जब आवश्यक या वांछित परागकणों को इस वर्तिकाग्र पर छोड़ा जाता है और फिर थैली लगा करके बंद कर दिया जाता है, तब तक बंद रखा जाएगा जब तक इस पुष्प से फल का निर्माण नहीं हो जाता। इस प्रकार से कृत्रिम संकरण करवाया जाता है। अगर सुनो, परागकोश से परागकोश को तो अलग कर लिया पुष्प कलिका से, वो तो हो गया विपुषण। अगर थैली नहीं लगाते, इस थैली लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें वर्तिकाग्र पर वांछित परागकणों को प्रवेश करवाना था जो हम चाह रहे थे। अगर हम थैली नहीं लगाते तो हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा कोई भी परागकण इस वर्तिकाग्र पे आके गिर जाता, और हम जो कृत्रिम निषेचन करवाना चाह रहे थे, कृत्रिम संकरण करवाना चाह रहे थे, वो तो हमारा फेल हो जाता ना, इसीलिए थैली लगा के रखा जाता है। फिर आपका प्रश्न है कि मैडम आपने वांछित परागकण बोले हैं, तो क्या मैंने इसमें शुरुआत में क्या किया था, समान जाति या विभिन्न जाति। तो आप कहोगे अगर आप परागकण विभिन्न दूसरी प्रजाति के रख दोगे तो अरे कृत्रिम है ना, तो कृत्रिम के अंदर वर्तिकाग्र को या परागकणों को तैयार करवा दिया जाता है कि वो यहाँ पे किसका निर्माण कर ले, पराग नलिका का निर्माण कर ले। प्राकृतिक रूप से अगर दूसरी प्रजाति के परागकण आएंगे तो पराग निर्माण नहीं होगा, लेकिन कृत्रिम रूप से तो करवा ही सकते हैं, सब कुछ संभव है कृत्रिम रूप से। तो कृत्रिम रूप से क्रिया करवा दी जाती है। तो कृत्रिम संकरण के अंदर एक समान प्रजाति या विभिन्न जाति के गुणों को बना एक नई प्रजाति का निर्माण किया जाता है, जिससे बनने वाले फल अच्छे हो, अच्छे गुणों वाले पौधे बने, स्वस्थ पौधों का निर्माण हो, फसल में सुधार हो। इस क्रिया के अंदर सबसे पहले पुष्प कलिका में से परागकोश को अलग किया जाता है, अपरिपक्व परागकोश को अलग कर लेते हैं, जिसे विपुषण कहते हैं। विपुषण के बाद में संपूर्ण पुष्प पे थैली लगा दी जाती है, आवश्यकता के अनुसार उस पर परागकणों को रखा जाता है और परागण की क्रिया को पराग नलिका की क्रिया को संपन्न करवाया जाता है। और ये थैली तब तक बांध के रखते हैं जब तक उस पुष्प से फल का निर्माण नहीं हो जाता। देखो ये क्रिया तो करवानी पड़ी हमें द्विलिंगी पादप के अंदर, क्योंकि वहाँ परागकोश को हमें हटाना पड़ा। अगर मान लो हम लैब में काम कर रहे हैं और हमारा मेज है, मेरी बात सुन में मेज है ना, तो अब हमें क्या करना है, यानी मान लो हमारे पास में एक लिंगी है, तो वहाँ पर परागकोश से तो कोई लेना देना नहीं। हम वहाँ पे क्या करते हैं कि जो मादा पुष्प है, एक लिंगी में ऐसा पुष्प जिसमें केवल मादा जननांग पाया जाता है,
तो वो जो पुष्प कलिका बन निकली है ना, उस पुष्प कलिका पे क्या लगा दो, थैली लगा दो पहले ही। उस पुष्प कलिका को किससे ढक दिया, थैली से। तब तक ढके रखा जब तक वो अच्छे से परिपक्व नहीं होगी। जब वो अच्छे से परिपक्व, अरे थैली पॉलीथीन वाली नहीं लगानी है, वो बटर पेपर अलग टाइप का आता है जिसे वो अपना वहाँ पर उसके पुष्प की जीवन क्रिया अच्छे से संपन्न हो पाती है। वो बटर पेपर लगा दिया। फिर मान लो वर्तिकाग्र अच्छे से परिपक्व हो गई। जैसे ही परिपक्व हो गई तो जो परागकण हम वर्तिकाग्र पर छोड़ना चाहते हैं, उन परागकणों को सावधानी पूर्वक वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया जाता है। ये एक लिंगी की क्रिया है और द्विलिंगी क्रिया इस प्रकार होती है। बात समझ में आ गई क्या? 2 टॉपिक किए थे, परागकण अंडक पारस्परिक क्रिया और दूसरा क्या किया, कृत्रिम संकरण किया है। अब कृत्रिम संकरण में आपसे पूछा जाएगा विपूषण किसे कहते हैं, बेगिंग किसे कहते हैं। 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं बस 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो विपूषण किसे कहते हैं आपको पता है, और बेगिंग किसे कहते हैं ये भी आपको आई होप पता होगा। 2 बार वीडियो को देखना, आराम से टॉपिक समझ में आए। अब मेरे क्वेश्चन सुनो जिसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने। आराम से सुनना क्वेश्चन, आराम से सुनो क्वेश्चन, है ना। सुनो तो पहला क्वेश्चन सुनो, आपको गुणिता बतानी है। गुणिता मतलब समझ गए ना, अगुणित द्विगुणित ऐसी अवस्था बतानी, गुणिता बतानी है आपको। वो गुणिता सुनो किस किस की बतानी, यानी कि अगुणित या द्विगुणित ऐसे बताना है। तो पहला बताना है आपको बीजांड काय की कोशिका। बीजांड काय की कोशिका अगुणित होती है कि द्विगुणित होती है। दूसरा आपको बताना है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तीसरी आपको आंसर देना है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु नहीं गुरु बीजाणु दियो, लघु नहीं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। और चौथा आपको आंसर देना है परागकण। ये 4 क्वेश्चंस लिख लो। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। रेगुलर पढ़ते रहे, सब कुछ अच्छा होगा। स्कूलें भी जल्दी खुलेगी, फिर से हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे। आमने सामने पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मुझे तो देखो, जब बच्चे से पूरे क्लास पूरी भरी हुई रहती है ना, फिर बच्चों को सामने से बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते या फिर मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे तो तभी पढ़ाने में मज़ा आता है। ऐसे मैं खुद बोलती जाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चलता कि क्या टॉपिक क्या है ना, ये सब पूरा झंझट है। तो मैं ये आई होप सबको जल्दी सही हो जाए, फिर से स्कूलें खुले और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए। तो तुम लोग भी प्रे करो और मैं भी प्रे करती हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। ऑल द बेस्ट।